मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जियो यानी कि भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम मई यूनिट टेस्ट में लेंगे, इसलिए हमने जियो शुरू की है। और फर्स्ट चैप्टर है हमारा संसाधन और विकास। बेटा, रिसोर्सेज के बारे में 8th में भी आपने पढ़ा था, 9th में भी इसकी कुछ जो है टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। संसाधन किसे कहते हैं बेटा? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। आप खुद भी देख सकते हो, जैसे वाटर है, एयर है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनके बिना हम नहीं रह सकते। इसी तरह जो हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो घर में हैं, जिनको हम डेली यूज़ करते हैं और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, वो हमारी रिसोर्स कहलाती हैं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें हेल्प करती है हमारी ग्रो में, हमारी डेवलपमेंट में, वो रिसोर्सेज कहलाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से साधन हैं जो किसी जो है इंसान को उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, किसी सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करती है या कंट्री को। तो जो नेचुरल है या मैन मेड है, उनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। हमारे पर्यावरण में क्या है, जितनी भी उपलब्ध चीज़ें हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं और जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं? संसाधन। लेकिन ये संसाधन बनने से पहले इनके लिए क्या ज़रूरी है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम सनलाइट है या जो विंड है, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो खनिज पदार्थ है अर्थ के अंदर छुपे पड़े हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, कोयले का ले लेते हैं, लोहे का ले लेते हैं, या गोल्ड है या सिल्वर है, ये सब रॉ मटेरियल के रूप में अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। और जब तक हम इनके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाते, हमें माइनिंग नहीं करनी आती, हमें नहीं पता कि अर्थ के किस पार्ट के अंदर मिनरल्स पड़े हैं, तो उस चीज़ों को सर्वे करना या उसको फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? आर्थिक रूप से संभाव्य, यानी इकोनॉमिकली हम उसको एक्सेप्ट तभी करते हैं अगर हमारे पास पैसा है या माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च कर सकती है, उसके पास इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवेलेबिलिटी है कैपिटल की, पैसे की, कि उसको उसकी माइनिंग करके रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकती है। तो पैसा भी ज़रूरी है। इकोनॉमिकली हम अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी बात करें तो जितने भी मिनरल्स हैं वो रिसोर्सेज हमारे लिए तभी बन सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है, हम उनको ख़रीद सकते हैं। हम मार्केट में जो है शॉपिंग तभी करते हैं ना जब हमारे पास पैसा होता है। तो वो चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं हमारे लिए रिसोर्स तब बनती हैं जब वो हमारे पास होती हैं, जब तक नहीं होती वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है। तो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य। सांस्कृतिक क्या है कि सोसाइटी भी उसको अलाउ करती हो। मान लो रिसोर्सेज है, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नेटवर्किंग आ गई है, अगर हमारे पास इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको नहीं अवेल कर पा रहे, और अगर अवेल भी कर लेते हैं तो जो समाज है उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं करते टेक्नोलॉजी को, तब भी वो रिसोर्स नहीं कहलाता। तो 3 चीज़ें, जैसे प्रौद्योगिकी है, आर्थिक है या सांस्कृतिक, अगर ये तीनों चीज़ें में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तब तक कोई भी रिसोर्स हमारे लिए संसाधन नहीं बनता। तो नीचे एक डायग्राम दी हुई है, देखो बेटा ध्यान से। इसमें बीच में मानव लिखा हुआ है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? मानव। उसके बाद आ जाता है नेचर, भौतिक पर्यावरण, और प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। यानी मानव इन सभी चीज़ों को यूज़ करके
प्रौद्योगिकी का यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है उनको ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और नेचुरल चीज़ों को इंसान अपनी यूज़ के लिए उनको कन्वर्ट करता है। यानी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को इंसान जो है वो खुद यूज़ कर सकता है, अपने लिए यूज़फुल बना सकता है और उन नेचुरल रिसोर्सेज को संसाधन का नाम दिया जा सकता है जब वो उनको अच्छे से यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी लगाकर अवेलेबल करवाता है, तब वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी उन्हीं जो है एरियाज़ में ग्रो की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम विंड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लें या सनलाइट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारे लिए देखो डेली हम सनलाइट रिसीव कर रहे हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन हम उसको एनर्जी में तो नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम उस एनर्जी को अपने यूज़ में ला सकें, तो हमारे लिए वो यूज़लेस है, हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। वो जस्ट दिन होता है, हम गर्मी रिसीव करते हैं, हमारी जो है बॉडी ग्रो कर रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसका हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी लगाकर। ठीक है, तो जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं हैं, प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाएं, इनमें आपस में अंतर संबंध है, यानी कोऑर्डिनेशन है, अंतर संबंध है, रिलेशन है। मानव प्रौद्योगिकी क्या करती है, जो इंसान है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा नेचर के साथ प्रोसेस करता है और आर्थिक विकास को गति देता है। अगर मनुष्य स्किल्ड है, यानी किसी भी कंट्री के जो लोग हैं अगर स्किल्ड हैं, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा और जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो तेज़ी से हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, किसी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज है या जो पॉपुलेशन है वो कितनी स्किल्ड और हेल्दी है। नेक्स्ट पैरा देखिए बेटा, क्या आप भी बहुत सारे लोगों के तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ये तो नेचुरल है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, अब सनलाइट है जो वो ये नहीं कहती कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही अपनी हीट दूंगा, या हवा ये नहीं कहती कि मैं किसी एक ही व्यक्ति को हवा दूंगी। तो ये नेचर के अंदर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचुरल जो है गिफ्ट मिला हुआ है नेचर से, और जिसके ऊपर सबका बराबर का अधिकार है। ये नहीं कोई एक व्यक्ति ही उसको अपने पास अकोमुलेट कर ले, नहीं, हवा सबको ही मिलेगी अगर चल रही है इलाके में, अगर सनलाइट है तो वो सबको ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का जो परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मानव स्वयं भी तो एक रिसोर्स है ना। अगर वो नहीं होता तो इन रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं कर पाता। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये सब हमें रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में प्राप्त हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या हैं, अभी फर्स्ट स्टेज पर होती हैं, उसको टेक्नोलॉजी लगाकर हम फाइनल स्टेज पर पहुंचा देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉटन है। कॉटन कितना अच्छा हमारे पास एक रिसोर्स है, जब तक उसको हम प्रोसेसिंग में नहीं डालते, उससे हम थ्रेड नहीं बनाते, उसकी कलरिंग नहीं करते, उसे कपड़ा नहीं बनाते, तब तक हमें कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि बेसिक नीड है क्लोथ्स। अब क्लोथ्स कहाँ से आते हैं, क्या फैब्रिक्स यूज़ होते हैं, वो सारे हमें नेचर से मिलते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसको हम उस कन्वर्ट करके उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम अपने लिए रिसोर्स बना लेते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है संसाधनों को, जितने भी अर्थ के ऊपर रिसोर्स पाए जाते हैं बेटा, उनको 4 कैटेगरीज़ में रखा हुआ है, यानी कि उनकी सब डिवीज़न है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो संसाधन है वो किस तरीके से पैदा हुए हैं, जो उनकी हमें
मिले हुए हैं प्रकृति से, वो किस और कहाँ से मिले हैं, हमने कहाँ से उनको गेन किया है। तो उसको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। हम आपने पढ़ा होगा साइंस में भी और सोशल साइंस में भी, बायोटिक और अबायोटिक। जैव क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। जैव मीन्स जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मानव है और जीव जंतु है। इसी तरह अजैव यानी जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी ये हमें नेचर से चीज़ें मिली हैं, विंड, सोलर एनर्जी, ठीक है, पेड़, ये जो है मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है? अजैव। इनमें लाइफ नहीं है, बट फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बहुत सारे काम जो है, जो अजैव संसाधन है, वो करते हैं बेटा। नेक्स्ट है समापत्य के आधार पर, यानी कि रीन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण के आधार पर भी कौन से संसाधन कितनी देर तक चलते हैं और कौन से कम टाइम में जो है ख़त्म हो जाते हैं, कौन से जो है लंबे समय तक चलते हैं। उनको भी दो भागों में बांटा हुआ है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नाम से ही हमें याद हो जाना चाहिए, नवीकरण जिनका हम उनको नए तरीके से फिर बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ करने पर फिनिश हो जाते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है। ये चीज़ें दोबारा हज़ारों साल लग जाते हैं इनको रिकन्स्ट्रक्ट होने में बेटा। नेक्स्ट है हमारी डिवीज़न स्वामित्व के आधार पर। स्वामी यानी कि हम आपस देखते हैं रिसोर्स, जो हमारी चीज़ें हैं उनके हम मालिक हैं। आप अपना एग्जांपल ले लें, आपकी बुक्स हैं, आपके बैग हैं, आपका पेन पेंसिल, तो जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आपका, आप उसके क्या हो? ऑनर हो, मालिक हो, स्वामी हो। तो इसके आधार पर अगर हम राष्ट्र की बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं नेचर के अंदर जो पाए जाते हैं, उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत क्या होते हैं? जिन पे व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है। सामुदायिक क्या होते हैं? जिसमें सोसाइटी का राइट होता है। राष्ट्रीय क्या होते हैं? जिसपे कंट्री का अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय वो संसाधन है जिसपे ईच एंड एवरी कंट्री जो है उसका ऑनर होता है। नेक्स्ट है विकास के आधार पर, कि डेवलपमेंट जो है उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट्स में: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावी क्या होते हैं? पोटेंशियल। जैसे हम कहते हैं ना, किसी बच्चे में भी ये कर सकता है। हम पीटीएम पे जो टीचर्स हैं हमेशा कहते हैं कि आपका बच्चा नालायक नहीं है, इंटेलिजेंट है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन उसको पोटेंशियल यूज़ नहीं करना आ रहा। ऐसी रिसोर्सेज जो हैं, संभावना है उनकी, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। किसकी वजह से? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आ जाता है विकसित। ऐसे संसाधन जो एक्चुअल हैं, हमने उनको माइन कर लिया है, उनको गेन कर लिया है, उनकी डेवलपमेंट कर ली है, ठीक है। आगे है भंडार, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं इनके स्टॉक पड़े हुए हैं। हम भी स्टॉक करते हैं ना घर पे चीज़ों का, कि ये चीज़ें शायद आने वाले टाइम में महंगी हो जाएंगी, तो हम उसकी पहले स्टोरेज कर लेते हैं। जैसे अब सीज़न चल रहा है गेहूं का, तो लोग पूरे साल के लिए पहले ही गेहूं को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बार बार ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है, तो हमने इसको सारा साल यूज़ करना है, तो उसका स्टॉक कर लेते हैं। ऐसे ही खनिज पदार्थ है, जैसे लोहा है, कोयला है, ये यूज़ करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनके स्टॉक रखती है, अभी जब ज़रूरत पड़ा है उनको निकाला और यूज़ कर लिया, ठीक है। और आगे है संचित कोश, रिज़र्व्स, ठीक है। रिज़र्व्स जो हैं जिनकी माइनिंग नहीं हुई है, उनको स्टॉक नहीं किया, हमें पता है कि अर्थ के अंदर पड़ा है, हम इनको कभी भी निकाल सकते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये जो फ्लो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको ये लर्न हो जाता है उसको अपने आप एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है बेटा। जैसे ऊपर हेडिंग बनाया हुआ है संसाधन, संसाधन को फिर 2 भागों में रखा गया है, प्राकृतिक और मानवीय।
प्राकृतिक क्या होता है, नेचुरल और मैन मेड। रिसोर्सेज को नेचर से लिया और फिर मैन मेड ने उनको अपने तरीके से अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया उनमें। अब प्राकृतिक देखो आगे फिर उनकी डिवीज़न है जो अभी हमने 4 पार्ट पढ़े हैं ना, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय में वो संसाधन हैं जो कंटिन्यू हम उनको रिसाइकल करते रहते हैं, सतत यानी लगातार जो हमें मिलते ही रहते हैं, जैसे सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, पवन है, जल है, ये अपने आप रिसाइकल होते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो जैव है, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, इनको हम पेड़ पौधे हैं, इनको बनते ज़रूर हैं, दोबारा हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनको एक पौधा बनने में बहुत समय लगता है। ऐसी जीव जंतु हैं, अब बहुत सारे जीव जंतु धरती से ही लुप्त हो गए। अब उनको कौन बना सकता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि उनकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म ही हो गई, तो वो कहाँ से ग्रो करेंगे। ठीक है, आगे है अनवीकरणीय, जिनको हम रिसाइकल्ड नहीं कर सकते, जैसे खनिज पदार्थ हैं, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, कोयला और गैस, ये अर्थ के अंदर बनता है, पेट्रोलियम अर्थ के अंदर बनता है। इनको एक बार यूज़ करने से ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उस फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत टाइम लगता है। These minerals takes millions of years to reconstruct, regenerate and recycle। तो ऐसे इनका हमें स्टोर करना पड़ता है ताकि हम धीरे धीरे इनका ऑप्टिमम यूज़ करके हम आने वाले टाइम के लिए इनको बचा सके बेटा। तो मैन मेड में क्या आ जाता है, जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं अपने लिए, जितनी भी जो है रेलवे हैं, रोडवेज़ हैं, ये मैन मेड है, क्योंकि मनुष्य ने इनको अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया है। अब इसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ होता है वो सारा क्या है, नेचुरल। आगे है मात्रा और गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो ये भी डिपेंड करती है कि मनुष्य इसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों के प्रकार, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले वाले टॉपिक तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे पहले भी, उनको आप इजी हैं, याद कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन देखो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा बंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग जो हैं भूमिहीन होते हैं। इसी तरह शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, और शहरों के लोग के अलावा जो चरागाह है, तालाब हैं, कुएं हैं, जल संसाधन है के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार की संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन पे व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है। बस ये निजी को ध्यान में रखना है इस डेफिनेशन में। ये जस्ट इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैंने आपको आपका एग्जांपल दिया कि आपका बैग है, आपकी बुक्स हैं, आपके पेन पेंसिल्स हैं, वो आपकी संपत्ति है, आपके संसाधन हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो वो कोई जो लैंड है वो कोई पीछे से उन्होंने उनको पैदा नहीं किया, एक नेचुरल रिसोर्स था, उसके ऊपर उसका अधिकार हो गया। अब वो उस बदले में क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार को इनकम होती है जिसे देश के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह गांव के अंदर देखते हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड भी होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कोई खेती नहीं होती, कोई ज़मीन नहीं होती जिस पे वो खेती कर सके। इसी तरह शहरों के अंदर है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी नेचुरल चीज़ों को इंसान अपने लिए यूज़ करता है। उनके पास स्किल है, उनके पास पैसा है, तो वो डेवलपमेंट करते हैं। जिनके पास नहीं है वो बेचारे सिर्फ गुजारा ही करते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत संसाधन वो हैं जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। नेक्स्ट है सामुदायिक वाले स्वामित्व वाले संसाधन। समुदाय यानी सोसाइटी, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अब गांव की या सोसाइटी जहां आप रहते हो उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे आपके हैं।
अगर हम गांव का एग्जांपल लें तो पंचायती भूमि, जिसे श्यामलाट भूमि कहते हैं बेटा, जिसमें पशु भी चरते हैं, शमशान घाट भी होते हैं, तालाब भी होते हैं, उन पे सारे गांव का अधिकार है। इसी तरह हम शहरों की बात करें, उसमें पार्क आ जाते हैं, पिकनिक स्पेस आ जाते हैं, या सड़कें हैं, या रेलवे है, या खेल के मैदान हैं, और इसी तरह वहाँ के लोगों का उन पर अधिकार होता है। यानी कि अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं, यानी उन पे सार्वजनिक सभी जनों का, सभी लोगों का अधिकार होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन, जो पूरी कंट्री के पास है संसाधन, जिसमें पूरी कंट्री के लोगों का अधिकार है। एक सोसाइटी की बात नहीं कर रही, जो नेचर के अंदर है और पूरी कंट्री के अंदर संसाधन है, उस पर पूरे कंट्री का अधिकार होता है। ठीक है, अब हम अपनी सड़क की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो पूंडरी की सड़क है या फतेहपुर की रोड है, उस पर हम ही उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दिल्ली वाले तो आके वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं ना चलाते अपनी, या दिल्ली की सड़कों पर हम अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं चलाते कंटिन्यू लगातार रोज़। तो अगर हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो चाहे जम्मू कश्मीर की सड़क हो, चाहे कन्याकुमारी की, उन पे हमें कोई रोक नहीं सकता। बट ये है कि टोल टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन ये ऐसे संसाधन हैं जिस पे पूरे देश का अधिकार होता है, सरकार का कानूनी अधिकार होता है, और सरकार देश के विकास के लिए अगर उन संसाधनों को यूज़ करना चाहती है तो उसको पूरा राइट होता है बेटा। अब जैसे आप देखते हो, हमारे आसपास सड़कें जो हैं ब्रॉड हो रही हैं, रास्ते में चाहे किसी की ज़मीन आ रही हो या किसी के घर भी आ जाते हैं। देखो कैथल जो है पूरी तरह से नया ही बना है, तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई लोगों का घर जो है वहाँ से बर्बाद हुआ है, उठाना पड़ा है उनको, उनके घर आ गए हैं, उनके बीच में दुकानें आ गई हैं। ठीक है, या जो है एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ से सड़कें निकालते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर सरकार ऐसा कोई भी डेवलपमेंट का काम करती है तो लोग उसमें बाधा नहीं बनते, लोग अपने आप सरेंडर करते हैं, अपने आप अपनी चीज़ों को उनको दे देते हैं, चाहे उसके बदले में पैसा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से अपने घर को नहीं हटाऊँगा, मैं यहाँ से अपनी शॉप को नहीं हटाऊँगा। तो वहाँ पर अधिगृहित कर सकती है सरकार, यानी कि आम जनता की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर सरकार अगर देश के नाम पर कुछ विकास कर रही है तो वो बीच में बैरियर नहीं बन सकते, रुकावट नहीं बन सकती। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं। इसी तरह शहर के अंदर भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है। जितने भी खनिज पदार्थ है, जल संसाधन, वन, इन सब के ऊपर सभी का अधिकार है, लेकिन सरकार जो है उसके लिए, विकास के लिए उनको यूज़ कर सकती है। यहाँ पर कुछ डाटा दिए हुए हैं कि जैसे महासागरीय क्षेत्र हैं, जो इसकी माइल बताई हुई है 22.2 किलोमीटर, जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, महासागर है, नीचे इंडियन ओशन है, उसके अंदर तक यानी कि 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो राष्ट्र की संपत्ति है। उसमें जितने भी संसाधन हैं वो राष्ट्र के हैं। ठीक है, यानी कि इंसान ने देखो समुंदर भी बांट रखे हैं। अब आ जाती है बात लास्ट संसाधन की, स्वामित्व के आधार पर। ये ऐसे ही क्वेश्चन पुट करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें, या स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें, या यही करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो ये चारों लिखने पड़ जाते हैं। कई बार ये दो के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि इनमें कंपैरिजन करो कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय, और टॉपिक दे देते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटा। तो इसको आपने अच्छे से अंडरलाइन करना है। स्वामित्व यानी कि जिनका अपना राइट होता है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम लास्ट जो है डिवीज़न पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिन पे वर्ल्ड के सभी लोगों का अधिकार है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ईच एंड एवरी कंट्री हैव द राइट टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर जो है माइल बता दिया कि कोई भी कंट्री जिसके पास समुद्र पड़ते हैं या महासागर पड़ते हैं तो 200 मील तक की जो दूरी है वो तट रेखा से वो उसमें आ जा सकते हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन उससे अगर वो आगे निकलते हैं तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो हैं क्योंकि उन पर सभी का अधिकार है, ऐसे तो सारे ही जाते रहेंगे और जो मिनरल्स हैं उनको यूज़ करते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। तो ये महासागर की बात कर रहे हैं कि उसके तल में जितने भी मैग्नीज मिनरल्स हैं ये निकालने का अधिकार हिंद महासागर में भारत का है, क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है, तट रेखा है, उसके साथ ये समुद्र लगता है और वो समुद्र भी राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन उससे परे राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है, उस पर सभी देशों का अधिकार है, तो परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्वामित्व। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन जो हैं 4 जो है उसके प्रकार हैं। पहला है संभावी, मैंने सारे समझा दिए थे आपको, भी जिनकी संभावना है, पोटेंशियल है। ठीक है, और फिर विकसित, विकसित संसाधन है, भंडार हैं, संचित कोश हैं। ये मैंने डिटेल में डेफिनेशन दी थी, इनको आपने रीड करना है। ये आपका होमवर्क है बेटा। इस 4 जो है टॉपिक्स को रीड करके कल मैं पूछूंगी क्या होता है बेटा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।